हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक। और इससे पहले हम बात कर चुके थे मूल कर्तव्य के बारे में और ये आर्टिकल 51 के ए में था और भाग 4 का में था। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे मूल कर्तव्य के बारे में। और आज से राष्ट्रपति का टॉपिक स्टार्ट होगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको 2 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और इस टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और इससे नंबर भी बहुत मिल सकते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को कभी भी ना छोड़िएगा और हमेशा इसको टाइम पे रिवाइज करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति ही भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। और कारण इसमें दिया है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से मिलता है। ये कथन है और कारण है। इसमें आपको बताना है कथन क्या है और कारण क्या है और दोनों सही हैं। अगर सही हैं तो इसकी व्याख्या करता है कि नहीं व्याख्या करता है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। तो पहला सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। तो कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये कारण इसका गलत हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बराबर होता है। समझ लीजिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ होती है, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी वैसी सारी शक्तियाँ होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसमें भी आपको बताना है कथन और कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो कथन में है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये सही हो जाएगा। और अब कारण दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो ये कारण गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं ये लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधे अपने अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 53 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में ये ही निहित होता है या निहित किया गया है इसको। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 कथन और कारण है। कथन और कारण में आपको बताना है
कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है। तो यहाँ पर कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं या निहित हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां भारत में निहित हैं। कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कारण दिया है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका की शक्तियां सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो यहाँ कारण भी सही हो जाएगा, लेकिन कथन और कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु आर जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन में दिया है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। और कारण है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो इसमें पूछा है कथन और कारण में कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन तो सही हो जाएगा, लेकिन कारण जो है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये गलत हो जाएगा कारण। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? ये राष्ट्रपति पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? पहला है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, चौथा है अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से। और दोस्तों एक चीज और है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि नॉमिनेटेड, यानी कि नियुक्त नहीं होता है। और प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को, यानी कि प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये कथन है। कथन तो सही है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये राइट है। और दूसरा है, कारण में दिया गया है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है, कारण में दिया है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ये कारण दिया है। तो कारण भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो है ए का स्पष्टीकरण भी करता है आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चुनाव कैसे किया जाता है राष्ट्रपति का? एक तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और दूसरा है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, बी और सी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा भी होता है और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरा है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल के
सदस्य कौन कौन से होते हैं राष्ट्रपति के? तो यहाँ पर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीसरा सही हो जाएगा। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं? दिल्ली एंड पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं। बाकी कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों जो है इसमें निहित होते हैं निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर सही उत्तर आपको चुनना है। चार स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और चौथा है सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके का ये गलत ही क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है। तो यहाँ पर 1 and 2 है, 2 and 3 है, 1 2 3 है और 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर अगर इसको मारेंगे तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर दूसरा सही है तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य है। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन जो ऊपर दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एक ही लाइन कह रहे हैं, या तो एक तो नहीं होगा या तो सभी होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो है सदस्य यहाँ पर निर्वाचित ही होने चाहिए। तो यहाँ पर वो अलग अलग करके दिया है, तो एक ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सारे ऑप्शन होंगे, अदरवाइज एक तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है, चारों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला है लोकसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के चुने हुए सभी सदस्य, तीसरा है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और चौथा है राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प
सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ये पहला सही हो जाएगा। और दूसरा है राज्य सभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये गलत हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के सदस्यों द्वारा या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में फिर वही कंडीशन हो गई है, एक से ज़्यादा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही विकल्प आपको चुनना है, तो एक विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा, तो इस हिसाब से ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बताना है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पहला है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये सही हो जाएगा। और सेकंड है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। और तीसरा है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। और चौथा है, ऑप्शन नंबर डी है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने साल के लिए? अनुसमर्थन इसका किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने समय के लिए किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 10 निर्वाचकों द्वारा, और दूसरा है 20 निर्वाचकों द्वारा, तीसरा है 5 निर्वाचकों द्वारा, और चौथा है 15 निर्वाचकों द्वारा। तो यहाँ पर हम इसका डिटेल आपको दिखा दे रहे हैं। डिटेल में क्या लिखा गया है? डिटेल में बताया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और दूसरा है 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है, तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। 1997 के पूर्व अगर बात करें तो इसमें अनुमोदकों और प्रस्तावकों की जो संख्या थी वो 10 थी। 1997 के बाद यहाँ पर 50 हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका विकल्प गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में पहला है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, ये फार्मूला दिया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला ये दिया है, राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 100 की जनसंख्या, ये पहला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। और दूसरा क्या दिया है?
दूसरा दिया है एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य का फार्मूला इसमें दिया है सभी निर्वाचित विधान सदस्यों के मतों का कुल मान अपान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ये दूसरा वाला फार्मूला जो दिया है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य अगर निकालना है तो इसका फार्मूला यही होगा सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य का मान अपान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये तो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और दूसरा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो जो है पात्र नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में पूछा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या द्वारा विभाजित कर प्रत्येक भागफल की 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति यानी कि 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अधिनिश्चित जनसंख्या से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को हम देखते हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1971 की जनगणना से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? वह पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बाकी वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो। पढ़ा लिखा होने का मतलब आप ये समझ लीजिए बस वो साक्षर होना चाहिए, वो अपना सिग्नेचर कर सकता हो, बस यहीं तक का मतलब है। और बाकी इससे वैसा कोई तात्पर्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। पहला है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। ये 3 विकल्प दिया है, तीनों विकल्प में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो वह पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर ऐसा लिखा है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। और तीसरा है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु परंतु क्या होना चाहिए, कौन सा कंडीशन यहां पर लगा है, परंतु वह जो है निर्वाचित होने के तुरंत बाद यानी कि तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसको छोड़नी होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी उसको। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको हम 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 57। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, जब से वह अपना पद ग्रहण करता है तब से वह 5 वर्ष तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को ये संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इम्पीचमेंट। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 61 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स आप दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए पार्ट बाय पार्ट करके, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आर्टिकल्स ही पूछेंगे और आर्टिकल्स ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आर्टिकल्स आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिए, कम से कम एक आर्टिकल 10-10 बार आप उसको रट जाइए और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। अगर महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर लग गया तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर संसद के किसी भी सदन द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक चीज आप गौर कर रहे होंगे तो कि वही क्वेश्चन दोबारा बार बार करके रिपीट में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितनी बार आया है या आ चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए ये सारे आर्टिकल्स को और उम्मीद करते हैं आप तैयार भी कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? ठीक है, कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना राष्ट्रपति को देनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं जो है निर्वाचक गण का भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। कौन? राज्यों की विधानसभाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए कितने माह के अंदर? कम से कम कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर ही जो है भर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, 6 माह। 6 माह के अंदर जो है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या राष्ट्रपति पद अपना त्याग दिया है या राष्ट्रपति को हटाया जा चुका है तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद फिर से भर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगला जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।